हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड गुड आफ्टरनून। और बहुत अच्छा लगता है आप सब आते हैं सेशन में और अपने क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को सीखते हैं। और हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं 365 पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो हम पढ़ेंगे डेली एक पर्सनालिटी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो पर्सनालिटी हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्लेटो। जो हमने कल सुकरात के बारे में पढ़ा था, तो सुकरात के ये चेले रहे प्लेटो। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें और जो क्वेश्चन हो वो पूछें। प्लेटो प्राचीन ग्रीस के विख्यात दार्शनिक थे, जिन्होंने पहली एकेडमी की स्थापना की और आदर्शवाद आइडियलिज्म के दर्शन को विकसित किया। वे सोक्रेटिस के शिष्य और अरस्तु मतलब अरिस्टोटल के गुरु थे, तथा अपनी रचनाओं में सत्य, सौंदर्य और न्याय जैसे गहन विषयों पर प्रकाश डालते रहे। मुख्य शिक्षाएं, उनकी जो मेन टीचिंग्स थी उस पर अब नजर डालते हैं हम लोग। आदर्श राज्य और न्याय। उनका मत था कि सच्चा न्याय तभी संभव है जब समाज में शिक्षित और नैतिक लोगों का नेतृत्व हो। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, मतलब कल भी हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उससे भी थोड़ा ये मिलता जुलता है, क्योंकि वो सुकरात के ही शिष्य रहे। और हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी जब पढ़ा तो उन्होंने एक चीज पे जो जोर दिया था वो था शिक्षा। और यहाँ शिक्षा। पर भी उन्होंने लिखा है कि जब समाज में शिक्षित और नैतिक लोगों का नेतृत्व हो, मतलब जो लीडरशिप में जो पोजीशन पे लोग हों वो एजुकेटेड हो और थोड़े मॉरलिस्टिक हों, तब जाके एक आदर्श राज्य और जस्टिस मिलता है। तो अब जस्टिस, न्याय को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक परिवार है जिसमें दो भाई है, एक बहन है, बहन छोटी है। और दोनों भाई का इनकम सेम नहीं हो सकता है। एक भाई, जो छोटा वाला भाई है, उसका इनकम थोड़ा कम है और बड़ा भाई उसका इनकम ज्यादा है। पर उसकी बहन के जब शादी का वक्त आता है तो दोनों भाई इक्वल पैसा देते हैं। तो क्या ये इक्वालिटी है आपके हिसाब से? अगर दूसरे टर्म्स में देखा जाए तो दिस इज नॉट इक्वालिटी। क्या कहते हैं, उसके स्ट्रगलिंग टाइम पे कहते हैं वो लाइक नहीं सेम पोजीशन पे थे। बट हाँ, किन्हीं चीजों के कारण, ये ट्रेडिशनल पारंपरिक चीजों के कारण अपन को ये कहते हैं कि दोनों भाई को एक साथ करना चाहिए। क्या कहते हैं, एक साथ करना चाहिए। उस रीजन से उसको भी क्या कहते हैं करना पड़ा। तो ये अपन एक तरह से अलग तरीके से लेकर जाएंगे तो वो वाला भेद आ जाता है कि उसके कारण उसको इकसार करना पड़ा। इक्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग कम समझ में आ रही है। हाँ। तो सामने से तो दिख रहा है हमने इक्वल दिया, पर क्या हमारे पास देने की जो हमारी कैपेसिटी थी वो इक्वल थी, फेयर थी? नहीं थी। तो ये कैसे समझ में आएगा? जब हम बहुत शिक्षित होंगे, हमारे अंदर गहरा ठहराव होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, नैतिकता होगी, तब एक अच्छा लीडरशिप हम दिखा पाएंगे, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सौंदर्य और सत्य, उन्होंने भौतिक दुनिया को एक छाया माना और वास्तविक सत्य को एक उच्चतर आदर्श रूप में देखा। तो यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है, जो बाहर का दुनिया है जिसमें हम गाड़ी खरीदते हैं, घर बनाते हैं, इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है, पर वो एक छाया की तरह है। पर रियल छाया क्या होता है? हमारा शैडो होता है, छाया। पर हम अलग होते हैं, तो हम जो है वो सत्य है, छाया सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो वास्तविक, इंटरनल है, वो भौतिक नहीं है। दर्शन द्वारा अंतर्दृष्टि, जीवन के गहन प्रश्नों को समझने के लिए तर्क और चिंतन आवश्यक है। तो जैसे सुकरात ने जो बताया कि तर्क सोच रखें, तर्क वाला सोच रखें हम, तो उनका भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर है कि कुछ भी हो उसमें हम तर्क खोजें, तर्क से बात करें और चिंतन करें चीजों पे, कि अगर ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। कल ही क्या बात है, कल हम लोग, मैं और आदि सर से डिस्कशन हो रहा था दास कैपिटल पे।
तो मैंने उनसे कहा कि दास का मतलब तो सर्वेंट होता है, और कैपिटल का मतलब जो पूंजीवाद में होते हैं। तो उन्होंने दास को पहले क्यों रखा और कैपिटल को बाद में क्यों लिखा, तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जागी। तो फिर उन्होंने बताया कि दास का मतलब जर्मन में होता है दा, और कैपिटल मतलब कैपिटल, तो दास कैपिटल का मतलब है द कैपिटल, ना कि सर्वेंट। तो ये कैसे समझ में आया, क्लैरिटी कैसे आई, जब हमने उस पर चिंतन किया, तर्क किया उनसे। तो तर्क करना, चिंतन करना हमारा मतलब गहराई बढ़ाता है नॉलेज का। और चौथा पॉइंट यहाँ पर है चरित्र निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र मतलब कैरेक्टर, बुद्धिमत्ता दोनों को निखारना होना चाहिए। जैसे स्कूल में भी हम लोग पढ़ते थे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हो सकता है कि किसी के पास उतना धन नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, बहुत चीज नहीं हो, पर उसके अंदर वो कैरेक्टर होना, सीखने की कैरेक्टर है, जानने का कैरेक्टर है, चरित्र अच्छा है, तो वो इंसान कर सकता है। आज के दौर में प्रासंगिकता, आज के समय में इनकी टीचिंग्स की क्या रिलेवेंस है। तेज प्रतिस्पर्धा समाज में अक्सर नैतिक मूल्य को कमतर आका जाता है। प्लेटो के शिक्षा बताती है कि किसी भी संस्थान, चाहे परिवार हो या संगठन, का सही विकास केवल उसकी नैतिक व बौद्धिक नींव से ही संभव है। उनकी विचारधारा युवाओं को गहराई से सोचने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देती है। इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, कंपटीशन की बात हो रही है, तेज कंपटीशन मतलब फास्ट पेस्ड कंपटीशन, इसमें इंसान क्या हो रहा है कि किसी तरीके से भी सबको पीछे छोड़ना चाह रहा है। उसमें क्या सही तरीका है, एथिक्स क्या है, मोरल क्या है, उसको भी ध्यान में न रखते हुए बस मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो इससे क्या हो रहा है, परिवार का, संगठन का विकास नैतिकता और बौद्धिक नींव से नहीं हो रहा है। एक सोशल तरीके से चीजों को हम लोग डेवलप नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या हो रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और मिडिल क्लास लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये जो जब तक ये क्लास बना रहेगा, वर्ग बना रहेगा, तब तक बहुत चैलेंजेस बने रहेंगे। जीवन में उतारने के व्यवहारिक कदम, अब एक्शन स्टेप्स क्या है, कॉल टू एक्शन के हम क्या कर सकते हैं। आत्मचिंतन का समय, रोज 10 मिनट शांत होकर सवाल करें, क्या मेरे काम और व्यवहार में न्याय व पारदर्शिता है, मतलब जस्टिस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा व्यवहार है, उसमें ये सारी चीजें हैं क्या। तो हम लोगों ने जब, आई थिंक जो महावीर जी वाला भी किया था, उसमें भी था आत्मावलोकन, 10 मिनट चिंता करना, मंथन करना, उसमें भी लिखा था। नैतिक नेतृत्व, टीम या परिवार में फैसले लेते समय सबसे पहले नैतिकता को ध्यान में रखें। क्या ये फैसला सभी के हित में है, मतलब इकोलॉजिकल चेक। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे को देखते हुए अपनी बेटी की शादी कर दे, कि वो लड़का कितना कमाता है, पर उस लड़के में वो चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो क्या ये एक नैतिक नेतृत्व होगा। कोई बोलना चाहेगा इस पे। वै- वैभव वापस रिपीट करना। जैसे आपने अपनी बेटी का शादी करना है, और आपने जो लड़के को देखा, उसमें उसकी पैकेज को देखा, उसकी सैलरी को देखा, उसकी इनकम को देखा, और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया, तो क्या वो नैतिक नेतृत्व हुआ, मतलब एक अच्छा डिसीजन मेकिंग हुआ। नहीं, नहीं हुआ। तो हमें और क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे हम फैसला ले सकते हैं जो सबके हित में हो। ऑब्वियसली फर्स्टली क्या कहते हैं, जो चीजें होती है ना, कहते हैं अगर अपन नैतिकता पे बात करें या चीजों पे, अपन को क्या कहते हैं, वैल्यूज, क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, क्या कहते ऑफ अ पर्सन देखनी चाहिए। क्या कहते हैं, द वैल्यूज दैट पर्सन होल्ड, उस पे उसकी फैमिली बैकग्राउंड तो लिटिल बिट काउंट करता ही है।
मेन था पर्सन्स वैल्यूज, जिसके पास अपनी बहन या जा रही है, कि वो कहते हैं उन दोनों का अ, किस तरह से अपन चीजें देखते ही हैं, कि बॉन्डिंग कैसे रहेगी, ये कैसे रहेगा, लड़का कैसे है, उसका स्वभाव कैसे है, दैट कंपैटिबिलिटी, हाँ, है ना। दैट मेनली काउंट। हाँ। हाँ, तो वही बात है, तो सारे फैक्टर्स को हमें देखना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ एक फैक्टर पे या दो फैक्टर पे। जैसे मुझे ये नहीं समझ में आता जब लोग बायोडेटा बनाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सन क्यों लिखते हैं, मतलब अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है बाहरी तरीके से, तो फिर कॉम्प्लेक्सन क्यों लिखना कि हम गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं। तो आप देखिए ना, एक जो सिस्टम हमने बना दिया वो कितना कितना गंदा है। वो किस चीजों पे, मतलब वही जो छाया है, भौतिक चीजें हैं, वही देख रहा है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। पठन व वी विमर्श, महीने में कम से कम एक दार्शनिक या विचार प्रधान पुस्तक पढ़ें और उसके बारे में चर्चा करें। तो ये सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ी है, हमारे सर ने पढ़ी है, और उसमें से ये क्रक्स जो नोट्स उन्होंने बनाया है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ पा रहे हैं। तो हम रियली भी बहुत ग्रेटफुल है उनके लिए कि उन्होंने इतने एफर्ट डाल के इस तरीके के मटेरियल रेडी किया हमारे लिए, ताकि कम समय में हमें हमें जो चीज जानने की जरूरत है वो हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। चरित्र निर्माण गतिविधि, स्वयं के भीतर ईमानदारी, संयम और करुणा जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे संकल्प लें, जैसे सच बोलने की आदत, दूसरे की संपत्ति का सम्मान इत्यादि। जो हमारा है ही नहीं, हम उसे अपना कैसे बता दें। तो दूसरों की संपत्ति का सम्मान होना चाहिए, मतलब जो हमारा है ही नहीं तो उसे हमें अपना नहीं बता, मतलब अपना नहीं बताना चाहिए। सच बोले, संयम रखें, पेशेंस रखें, करुणा रखें, कंपैशन रखें। एक नया नजरिया, जब भी आपको लोग की दुनिया कर्म कांड और प्रतिस्पर्धा से भरी है, प्लेटो की परिकल्पना को याद करें, एक ऐसे समाज की जहां बुद्धिमत्ता और नैतिकता मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाता है। ये आदर्श भले ही पूर्णत हासिल ना हो, पर दिशा जरूर दिखाता है। तो हम लोग ने रीडिंग कर लिया है, अब डिस्कशंस कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू जितेंद्र फॉर ज्वाइनिंग दिस, लवली टू सी यू मैन। थैंक यू वैभव जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरे को एक क्वेश्चन, दार्शनिक मीन्स फिलोसोफर ना? दार्शनिक मतलब जो फिलोसफर होते हैं, दर्शन मतलब हाँ। फिलोसफी। हाँ 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 मम्मी। मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि 365 पर्सनैलिटीज को मेरे को टीचिंग को लेना है? जैसे सर करीब 15 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने सारे पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ाई कर रखा है। और मतलब अगर हम फिर वही काम करने जाएं, पढ़ने जाएं, तो हमें भी 15 साल लगाने पड़ेंगे। तो वो नहीं चाहते कि हम अपना 15 साल फिर से उन चीजों को पढ़ाने में लग जाए, तो उन्होंने उसके नोट्स बना दिए हैं। और साल में जैसे 365 दिन होते हैं, तो हर दिन के लिए एक इनिशिएटिव हम लोग ने लिया कि हर दिन एक पर्सनालिटीज को हम लोग पढ़े और बांटे। ओके। ओ, मतलब मेरे को ये जिज्ञासा थी, जानना था कि कहाँ से ये आपको आया, जहाँ मतलब कि ये हम मन चलाएं और लोगों से ये बात डिस्कस करें। और आज के समय में नैतिकता की सबसे अधिक आवश्यकता है। जहां व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, वह नैतिक मूल्यों को मतलब दरकिनार करके जा रहा है, वो उचित नहीं है। इसके समय ये बहुत आवश्यक है। और एक क्वेश्चन आपका था कि मतलब हम बायोडाटा बनाते हैं तो सिर्फ ये बाहर की चीजें देखते हैं, वो सब एक मतलब एक फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक्चुअली में तो जब हम लोग आमने सामने बैठते हैं, बात करते हैं, तब जाकर के उनके वैल्यूज पता चलते हैं कि वो कैसे मतलब विनम्र हैं या क्या हैं, छोटों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों के साथ कैसे, उनकी भाषा शैली से हमें ये पता चलता है कि वो कैसे हैं पर्सनैलिटी के विषय में। पर आप उसको फिल्टर कैसे करते हैं, जब आप पहले तो पैकेज ही देखते हैं ना इंसान कि कमाता है कितना, अगर हाँ, उससे इंसान। स्टार्टिंग में हाँ, स्टार्टिंग में तो हम फेस ही देखेंगे ना कि कैसे हैं, क्या है, क्या वो उसकी पैसे हैं, उसके बाद ही तो आगे की प्रोसेस करेंगे।
हाँ, तो मैं वो वही बात बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि वो क्राइटेरिया में वो फुलफिल होता हो सकता है कोई बच्चा हो, कोई लड़का हो जो बहुत ही टैलेंटेड हो, पैसा उतना नहीं कमाता हो, पर बाकी चीजों में बहुत अच्छा हो, तो वो उसको तो वो मौका ही नहीं मिलता है, उसको तो पहले ही फिल्टर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, बुद्धिमत्ता है? आज लड़कियां भी कमाती हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं लड़कों के हाथ थामती हैं? जैसे कि प्रियंका जी ने बताया था ना कि जैसे आपने भी बताया, बोला था कि सारी चीजें देखते हैं, बायोडेटा में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आज की तारीख में नहीं होता है कॉम्प्लेक्स वगैरह, बट वो देखा जाए बैकग्राउंड कैसा है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा उसके साथ। और ये सब चीजें मैटर करती है कि रिश्तेदार और जो उनके घर वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं कि हम्म। चीजें कि अगर मैं जाऊँ तो फ्यूचर कैसा होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होगा तो फिर मैं वो एक बोलते हैं फियर होता है कि हाँ आगे जाके कैसे हम सर्वाइव करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी होता है, पर मेरा जितेंद्र प्रश्न ये है कि अगर लड़की अपने आप को इंडिपेंडेंट बता रही है, पैसे कमा रही है, तो फिर ये लड़के अगर उससे कम भी कमा रहे हैं तो क्यों नहीं चलता है? वैभव, यू मीन टू से कि लड़की भी पैसे लड़की भी कमा रही है, पर अगर लड़की कमा रही है तो क्यों नहीं चलता है? यू मीन टू नहीं से नहीं दिस? नहीं नहीं नहीं, लड़की अगर सपोज 10 लाख रुपए कमाती है और कोई ठीक है। लड़का 5 लाख रुपए ही कमाता है, हाँ। तो वो तो फिल्टर नहीं, आउट हो जाता है। इन्फ्लेटिव कॉम्प्लेक्स, हाँ, इन्फ्लेटिव कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैं इस पे बोलूंगी, ये कहते हैं वैभव। द थिंग इज, आजकल का मतलब आज तक का जो कहते हैं वो चल रहा है ना सोसाइटी में, वो यही चल रहा है कि ये कहते हैं मैन डोमिनेटेड नहीं, इसमें क्या कहते हैं बिजनेस क्राइटेरियाज, या क्या कहते हैं अमाउंट, जो फैमिली फाइनेंस जो क्या कहते हैं देता है, वो एक मेल ही कहते हैं करता है। तो इसलिए उसको ही ये कहते हैं अपनी सोसाइटी में उस लेवल पे इतना आगे लेकर गए हुए हैं कि हाँ, ही इज द कर्ता धर्ता ऑफ द फैमिली। तो मेल को ज्यादा काउंट करते हैं। आज फीमेल्स क्या कहते हैं उस हद तो उस तक आ गई है, क्या कहते हैं, और वो अब पूरी टक्कर में आ गई है। और आज क्या कहते हैं देखा जाए तो क्या कहते हैं इस चीज को कहीं ये कहते हैं ना वैल्यू नहीं करते हैं कि फीमेल या मेल। आजकल तो फीमेल भी ये कहता है पूरी टक्कर में ये कहता है मेल के साथ खड़ी है, और हो सकता है फीमेल ज्यादा कमा रही हो एक फैमिली में, ये कहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये कहता है। ये भी आजकल चीजें हैं, केसेस हैं बहुत जगह। हम्म। हम्म। तो पहले मेल फाइनेंशियल गिविंग सोसाइटी थी, जहाँ पे मेल का ही डोमिनेंस माना जाता था कि हम वही करता है, कहते हैं फीमेल्स घर के लिए होती है और मेल्स क्या कहते हैं कमाने के लिए होता है। तो क्या वो समाज इक्वेलिटी था, वो न्याय था उस समय जब ये सिस्टम था? उस टाइम पे तो था ही ना वैभव, क्यों? क्योंकि उस समय लेडीज के पास इतना समय भी नहीं होता था, उनके पास आज जितनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। आज कहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ्स के कहते नहीं, हैं पूरा एक दो हम ये आंटी आप फ्रीडम नहीं बोले। था उनको पहले, इतना फ्रीडम नहीं था ना जितना आज के डेट में, वही नहीं, कंपेरिजन। उनको उनको उसी तरह से मतलब कि तैयार किया जाता था कि तुम्हें घर संभालना है और मेल को बाहर संभालना है। और वही एजुकेशन का स्तर, ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या कहते हैं बेटे को तो क्या कहते हैं बाहर ही भेजना है, कहते हैं क्यों? क्योंकि वो तो वो कमाएगा। और क्या कहते हैं लड़की तो क्या कहते हैं घर के कामकाज ही सीखेगी, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं उसको अपना घर संभालना है कहते हैं शादी के बाद। बट आजकल क्या कहते यस। हैं गर्ल गर्ल खुद ही इतनी अच्छी एजुकेटेड होकर क्या कहते हैं आगे चीजें, मतलब दोनों में गर्ल्स एंड बॉयज में आजकल डिफरेंस ही नहीं रहा। नाइस। अच्छा, शिक्षित शिक्षित का मतलब क्या है यहाँ पे? हम शिक्षित किसको बोल सकते हैं, कौन इंसान को शिक्षित बोल सकते हैं कि वो एजुकेटेड है? किस किस क्राइटेरिया पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे शिक्षा से मतलब नैतिकता से है, नॉट शिक्षा मतलब ज्ञान, क्लासेस पार करना नहीं है। डिग्री डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री से आप शिक्षित? डिग्री से वैल्यू नहीं है।
डिग्री से वैल्यू नहीं है। जैसे एक अनुभव की क्लास भी होती है, जैसे कि माँ दादी नानी से जो हम लोग को ज्ञान मिलता है वो अनुभव का ज्ञान होता है, और जो हम किताब में पढ़ते हैं वो किताबी ज्ञान होता है। और ये नैतिकता जो है, नैतिकता भी संस्कारों से आती है। जैसे हम अपने माता पिता को या अपने मतलब बड़े को देख रहे हैं, उसके हिसाब से नैतिकता आती है। जैसे एक उदाहरण मैं ऐसे दे सकती हूँ कि बहुत घरों में मैंने देखा है कि जैसे दाल बनी है, तो घर के लोगों के लिए दाल बन गई, उसके बाद उसमें थोड़ा पानी मिला करके सर्वेंट आदि को दे दिया जाता था। तो वो कहीं ना कहीं नैतिकता का हनन है, लेकिन कोई उसको हनन नहीं मानता था, क्योंकि वो सर्वेंट को दिया जा रहा है। तो वो फिर है ना, उसकी बच्ची जो है वो सीख लेती है, तो उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती है, वो सेम वैसे ही करती है, वो उसकी हैबिट में आ जाता है। और एक होता है कि जैसे एक कटोरी दाल है और दो बच्चे हैं, माँ कहती है इसमें से देखो कैसे देना, या तो हाफ हाफ करके देगी, और या फिर है ना बहन बोलेगी रहने दो, भाई खा लेगा, मैं है ना और कुछ से खा लूंगी। वैसे भी हम नैतिकता को देख सकते हैं। ओके। आई थिंक इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं और इसमें हम लोग और डीप में भी जा सकते हैं। जैसे मुझे आइडियलिज्म के बारे में भी जानना है कि आदर्शवाद जो इन्होंने बताया उसका रियल मीनिंग क्या है, तो हम लोग और क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। और कोई कुछ जितेंद्र आप शेयर करना चाहेंगे? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वैसे क्यूरियसिटी का मुझे अभी ज़्यादा ये लगा कि जितना हो सके आप क्यूरियस रहे हर क्वेश्चन को, और तर्क पे बात करें, जिसे मतलब, और जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपको चर्चाएं उसके करें, चर्चाएं करें जो डिटेल्स में उन्होंने। जाए, हाँ, एक्शन स्टेप्स में लिखा है ना, चर्चाएं करें। चर्चा। तो मेरे मेरे मन में भी एक चीज और है, जैसे जब हम लोग गिविंग की बात करते हैं, देने की बात करते हैं, तो मैंने देने के नाम पे क्या देखा है लोगों को, वो एक दिन एक जो ब्रेड होता है वो जब जस्ट एक्सपायर होने वाला होता है तब वो जाके उसे दे देते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? ये रियल में ना, मतलब आप तो नहीं खाओगे बट आपको लगता है ये कोई और इंसान खा लेगा तो उसको दे दो। हम्म। हम्म। ये हम सही करते हैं होता क्या? है ऐसा, नहीं ये गलत है पर होता है ऐसा। एक फीलिंग की बात होती है शायद, मेरे मैं जैसे मैं ये करता हूँ कि अगर सामने वाला इंसान को अगर देख के हम लोग देते हैं, जैसे कि जो अगर समझो मैं, मेरे को कभी कोई ऐसा दिया, वो घूम पे कि मेरे पास भी ऐसा आ जाएगा शायद, मैं ऐसा बहुत मानता बहुत अच्छे। कर्मा कर्मा थ्योरी, राइट। हूँ, कर्मा राइट। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। तो देखिए हम देखिए ये क्लासेस का मकसद क्या है कि हम गहरे बन जाए पहले, क्योंकि हमारे पास होगा तब हम दे पाएंगे। तो हम जिन चीजों को सीख रहे हैं तो हमें पहले सबसे पहले खुद पे लगाना, ये नहीं कि जाके बताने लग जाए कि देखो आज मैंने ये सीखा, जाना सुना। पहले वो चीजें हमारे अंदर उतर जानी चाहिए कि अगर हम किसी हम्म। को दे रहे हैं तो खुले मन से दें, दिल से दें। नया ब्रेड खरीद के दे दें, नया पैकेट ब्रेड का। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड तय तय कर देते हैं लोगों का कि वो तो एक्सपायरी ब्रेड खा ही सकता है, वो तो ये वाला चीज यूज कर ही सकता है, क्यों कर हाँ वो सकता ऐसे भी बोल सकते हैं, वो अपने घर में थोड़ी ऐसा गाढ़ा दाल खाता है, ऐसे भी तो बोलते हैं ना। तो भैया वो नहीं खाने लायक है तो कम से कम उसको तो अच्छा दो। है? हाँ, तो यहाँ पर भी न्याय न्याय को हम लोग ला सकते हैं। ये भी यहाँ पर भी हम्म। जस्टिस की कमी है कि हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड है और आप दूसरों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड बना रहे हो। हम्म। और ऐसे ही नहीं है, आप अगर आपका जॉइंट फैमिली भी है या था, तो आप उसमें भी देखोगे तो एक परिवार अपने तरीके से कर रहा है, दूसरे परिवार के लिए कुछ और स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है। तो फिर वो न्याय नहीं है, वो बिल्कुल न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है। वंदना आ गई। वंदना, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। ओके, ठीक है, तो आप अपने यहीं पे क्लोज करते हैं फिर। बहुत अच्छा डिस्कशन हुए। और थैंक यू। हाँ, बहुत अभी अच्छा लगा। अभी हूँ जितेंद्र, आना रोज आना यार, अच्छा लगता है।
हाँ मैं हूँ 2-3 दिन और फिर जा रहा हूँ, हाँ, तो वहां आप से अटेंड करना। 2:30 में आ हम्म। जाना। ठीक है। हम्म। तो ऑल राइट। बहुत अच्छा। देखिए, ज़्यादा हम लोगों ने समय भी नहीं लिया, 30 मिनट्स में रैप अप हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का था सेशन। हाँ, इसको बहुत विस्तार भी दिया जा सकता है। जैसे इतना बड़ा विषय है ना कि इस पे मतलब डिस्कशन और हो सकता है।